आइए हम लोग आज केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। ये रहा आपका रेडॉक्स, नोट थोड़ा देखिए। रेडॉक्स जो है दो अक्षर से मिलकर बना है, रीड और ऑक्स से, तब बना रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रीड रिडक्शन, अवकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यानी कुल मिलाकर इससे हमको मालूम होता है कि रेडॉक्स वह अभिक्रिया है जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण एक साथ होती है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण की अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार रेडॉक्स जो यहां लिखा हुआ है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो रेडॉक्स जो शब्द बना हुआ है रीड और ऑक्स से बना हुआ है। रीड से हो जाएगा रिडक्शन, अवकरण, और ऑक्स से होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। यानी ये दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ घटित होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण जब एक साथ घटती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कुल मिलाकर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अवकरण की अभिक्रिया दोनों एक साथ घटित होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण की अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एक साथ होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए आइए, जब जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है, जब जिंक ऑक्साइड को, ZNO जिंक ऑक्साइड है, C कार्बन है, कोक है, कार्बन कोक एक ही होता है। तो जब जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है तो देखिए क्या होता है। एक बार यहां देखिए, यहां से यहां तक तो ये ZNO है, तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो गया, यहां पर आने पर इसमें से ऑक्सीजन हट गया, यानी इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया? वियोग हो गया। तो ये जब ऑक्सीजन का वियोग होगा तब ये अवकरण अभिक्रिया हो जाएगी, यह घटित हुई अवकरण अभिक्रिया। और यहां पे देखिए, ये कार्बन के साथ, कोक के साथ यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हो गया, तो यह हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी एक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग हुआ और दूसरे में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, और कुल मिलाकर इसमें जब वियोग होगा तो अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा, जब संयोग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। आज दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ घटित हो गई तो ये दोनों मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ घटित होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती है। एक अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हो जाता है तो ये अवकरण हो गया, दूसरी में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और ये दोनों को मिला दिए तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। आइए हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। जो विकृत गंधिता है क्या है, विकृत गंधिता से क्या समझते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। विकृत गंधिता क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो जब वासा तथा तेल युक्त भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली हवा में रहती है, जब वासा तथा तेल युक्त पदार्थ जैसे में पूड़ी, सब्जी वगैरह, जब वासा तथा तेल युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में रहता है तो उसमें उपस्थित वासा तथा तेल का ऑक्सीकरण होने लगता है। उसमें जो तेल और वासा होता है उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उस भोज्य पदार्थ का गंध एवं स्वाद दोनों बदल जाता है। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जब वासा तथा तेल युक्त भोज्य पदार्थ को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ देने पर उसमें उपस्थित वासा तथा तेल का ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उस भोज्य पदार्थ का जो खुली हवा में लंबे समय से पड़ा हुआ है स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, जिसके कारण वह भोज्य पदार्थ
खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसी घटना को विकृत गंधिता कहा जाता है। यानी विकार वाला गंध उससे उत्पन्न होता है, विकार वाला गंध उत्पन्न होता है। जैसे में आप लोग सुने होइएगा देहात में कि खाना अरुआ गया है। क्यों अरुआता है? गर्मियों के दिनों में अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक वो खाना, जब तक वो भोज्य पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ हो, वसा या तेल युक्त या कोई भी भोज्य पदार्थ हो, जब तक वह गर्म होता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों अच्छा रहता है, दोनों अच्छा रहता है। गर्म होने के कारण उसके अणुओं की गति तेज होती है, जिसके कारण हमारे नाकों तक उसका गंध आता है, तो हम उसका सुगंध भी लेते हैं और खाते हैं भी तो स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उस खुली हवा से इस भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकरण करके और बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे वह बेकार पदार्थ जो होता है, अवांछनीय पदार्थ जो होता है, वह भोज्य पदार्थ को खराब कर देता है। यानी वह भोज्य पदार्थ देहाती भाषा में अरुआ जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी वह जो भोज्य पदार्थ है वह विकृत गंधिता का शिकार हो जाता है। कुल मिलाकर आप समझे विकृत गंधिता क्या है। तो जब वसा तथा तेलयुक्त भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दी जाती है तो उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित वसा तथा तेल ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होने लगता है और ऑक्सीकरण होकर वो भोज्य पदार्थ का गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है। यानी वह भोज्य पदार्थ विकृत गंधिता का शिकार हो जाता है। ये जो विकृत गंधिता है, विकृत माने हो जाएगा बेकार, बेकार रूप धारण कर लिया। गंधिता माने गंध, माने उस भोज्य पदार्थ का गंध साफे बेकार निकलने लगता है। कब? जब वो वसा तेल ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके बेकार पदार्थ का निर्माण कर देता है, तब तो वो जो होता है विकृत गंधिता का शिकार हो जाता है। कुल मिलाकर जब वसा तथा तेलयुक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसमें उपस्थित वसा तथा तेल का ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे उस भोज्य पदार्थ का गंध एवं स्वाद दोनों चला जाता है। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब इससे बचने का उपाय देखिए, विकृत गंधिता से कैसे बचा जाएगा, इसका उपाय देखिए कि कैसे करेंगे कि हम लोग विकृत गंधिता का शिकार हमारा भोज्य पदार्थ नहीं होगा। सबसे पहले वसा युक्त भोज्य पदार्थ में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति माने ओकर एक ऑक्सीजन का विरोध करे। ऑक्सीकारक यानी जब ये तेल वसा ऑक्सीजन से मिलकर जब ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया करे तो ये प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ उसको रोक दे, तो वो जब मिला दीजिएगा तो उसका विकृत गंधिता नहीं होगा। भोज्य पदार्थ को वायु रुद्ध बर्तनों में रखकर, यानी जो खाने वाला पदार्थ है ऐसा बर्तन में डाला जाए जिसमें वायु का प्रवेश नहीं होता है, और जब वायु नहीं जाएगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोज्य पदार्थ का गंध और स्वाद नहीं बदलेगा, यानी खराब हुआ नहीं होगा। 3 नंबर में भोज्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखकर, इतना आप लोग देख रहे हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर, उसमें रखकर भी उसको बचाया जा सकता है। जितने भी किराना स्टोर में सामान मिलते हैं, कुरकुरे या चाव, उसमें आपको प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, क्योंकि वो जो ऊंचा लगता है वायु से प्लास्टिक, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। कारण कि वो खाने वाला भोज्य पदार्थ तेल या वसा में छाना हुआ रहता है। यदि उसको थोड़ा भी वायु से संपर्क होगा तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, ताकि वह ऑक्सीकरण उसका ना हो और वह विकृत गंधिता का शिकार ना हो, बहुत समय तक चले। उसके बाद ही वह पूरा सेफ रहता है। वो जो जितना होता है वसा और तेलयुक्त पदार्थ सेफ रहता है। यही जो है आपका विकृत गंधिता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर विचार करते हैं, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह किस अभिक्रिया के अंतर्गत पचता है, क्यों पचता है, कैसे पचता है, इस बात को हम जानेंगे। आइए, हमारे शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है।
क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन है जिससे भोजन के अणु प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। शरीर के अंदर भोजन का पचना, भोजन को ऑक्सीकृत होना भोजन का पचना कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर जब यह भोजन का ऑक्सीकृत हो जाता है, जब ये भोजन, तो उस ऑक्सीकृत होना ही भोजन का पचना कहलाता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। शरीर के अंदर भोजन को ऑक्सीकृत होना ही भोजन का पचना कहलाता है। शरीर के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊष्मा, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के तापमान को कायम रखता है एवं शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। इस प्रकार शरीर के अंदर भोजन का पचना ऑक्सीकरण के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। जो हमारे भोजन जो हमारे शरीर के अंदर पचता है वह ऑक्सीकरण के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। यानी हमारे शरीर के अंदर भोजन की पचने की घटना ऑक्सीकरण या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। कहने का मतलब है मेरा कि जब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाते ही उसका ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाता है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। शरीर के अंदर भोजन को ऑक्सीकृत होना ही भोजन का पचना कहलाता है। शरीर के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर को तापमान बनाए रखने में कायम रहते हैं। यानी उसी ऊष्मा से हमारा शरीर का तापमान क्या रहता है? कायम रहता है और शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर के अंदर भोजन का पचना ऑक्सीकरण के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होती है। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आप 9th 10th का मैथ कंपटीशन का जीके, कंपटीशन का मैथ, 9th 10th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब कुछ का वीडियो आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज।